हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डे 11 के ऊपर और हमने स्टार्ट किया है 40 डेज क्रैश कोर्स। और उस वो जो कोर्स ये जो कोर्स है आपके जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचटेट की, एचएसएससी की, केवीएस, एनवीएस जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आपके काम में आएगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो फ्री भी है और पेड भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है। और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद ये है कि आप अपने डाउट्स को वहाँ पर जो है पूछ सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आपकी सेम कैटेगरी के हैं, तो आपको जो है वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस की स्टेट क्या होती है, प्रोसेस शेड्यूलर क्या होगा, डिस्पैचर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं। आज की क्लास में हम जो है 30+ क्वेश्चन यहाँ से कवर अप करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका 1 या 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कई एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस में से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लेंदी होगी बाकी अदर क्लासेस से। तो मैं कह रही हूँ कि क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको ही ये क्लास जो है पूरी की पूरी देखनी है। और इन 30 क्वेश्चन में आपके जो भी डाउट होते हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, या फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो है आज का समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। पूरी क्लास को जो है बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि थोड़ी लेंदी है तो थोड़ा सा आपको लग सकता है, या कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ी, तो आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस जो है एक बेसिकली प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मतलब जब आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन में चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। आपका प्रोग्राम तो आपको पता ही है कि आप लाइक अपने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख दिया, C++ में कोई प्रोग्राम लिख दिया। लेकिन जब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजती हूँ कि भाई अब मेरा प्रोग्राम हो गया है, मुझे अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगी तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। क्लियर है कि प्रोसेस क्या होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन सिक्वेंशियल फैशन। जो आपकी एग्जीक्यूशन है प्रोसेस की वो सिक्वेंशियल फैशन में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है C और C++ में और आप उसको कंपाइल कर रहे हो। द कंपाइलर क्रिएट बाइनरी कोड, तो ऑब्वियसली हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, बाद में वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओरिजिनल कोड एंड बाइनरी कोड आर बोथ प्रोग्राम। ओरिजिनल कोड भी आपका क्या है, प्रोग्राम है, और जो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हुआ है वो भी आपका प्रोग्राम है। लेकिन व्हेन वी एक्चुअली द बाइनरी कोड इट बिकम्स अ प्रोसेस। जो आपका बाइनरी कोड में बन गया है यानी कि वो एग्जीक्यूट होने लगा है, तो वो आपका क्या बन गया है, प्रोसेस बन गया है। तो क्लियर है कि प्रोसेस क्या होती है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है, लेकिन जो प्रोग्राम है वो एक क्या है, पैसिव है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम तो सिर्फ मैंने लिखा है, उसको तो मैंने कहीं पर एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया, कहीं पर कुछ करवाएं तो ऑब्वियसली वो पैसिव होगा। एक्टिव जो है आपका प्रोसेस होता है। सिंगल प्रोग्राम कैन क्रिएट मैनी प्रोसेस। एक सिंगल प्रोग्राम जो है वो बहुत सारी प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है व्हेन रन मल्टीपल टाइम्स, जब वो मल्टीपल टाइम रन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी ओपन अ .exe और बाइनरी फाइल मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल इंस्टेंस बिगिन, मल्टीपल प्रोसेस आर क्रिएटेड। तो क्लियर है कि जो आपका प्रोसेस है, प्रोग्राम है, दोनों क्या होते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड बिकम अ प्रोसेस। जब आप किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। तो आई होप आपको इसको पूरे से आपको अच्छे समझ आएगा कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है, प्रोसेस एंड प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया है, पूरा हमने डिटेल से अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है। ऑब्वियसली अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देंगे। क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम इज हाई लेवल लैंग्वेज केप्ट ऑन डिस्क। सॉरी, प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। प्रोसेस आपकी क्या होगी, प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छे से करवा चुकी हूँ प्रोसेस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है आगे सबका मैंने सीक्वेंस डाला हुआ है, ये क्वेश्चन शायद मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पे जो ये वाला जो क्वेश्चन आया है, इसका जो आप नंबर डालोगे, इसका जो आप नंबर डालोगे वो आप क्वेश्चन नंबर 0 डालोगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 0 करके जो है आपका इसका आंसर करना है कमेंट में। आगे इसका आंसर गिवन है, लेकिन किसी को भी चीटिंग नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। समझ नहीं आए तो बार बार पूछो, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है सबको। तो क्वेश्चन नंबर 0, देन इसका आगे आपको इसका जो सीक्वेंस है वो मेंशन करना है, ठीक है? इसके बाद देखो, जब आप प्रोग्राम को लोड कर देते हो मेमोरी में, तो काफ़ी सारी जगह पे जो है काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। कैसे कैसे सेक्शन होते हैं और किस तरीके से जो है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो, व्हेन प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड बी इट बिकम अ प्रोसेस, जब आपने प्रोग्राम को लोड किया मेमोरी में तो वो आपका क्या बन गया, प्रोसेस बन गया। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, तो इसको हमने क्या किया, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा, ठीक है? ध्यान से समझना, हर टॉपिक के बाद एक एक 2 क्वेश्चन है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। तो जब आपने प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया तो वो प्रोसेस बन गया, और उसको जो है मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैक, हिप, टेक्स्ट और डेटा। क्लियर है? द फॉलोइंग इमेज शोज द सिंप्लीफाइड लेआउट ऑफ अ प्रोसेस इनसाइड मेन मेमोरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टैक हो गया, हिप हो गया, डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया। स्टैक आपका क्या कहता है, प्रोसेस स्टैक कंटेन द टेम्पररी डेटा। ये क्या करता है, सॉरी, ये आपका जो है एक सेकेंड, ये आपका टेम्पररी डेटा को जो है स्टोर करवाता है, रखता है। यहाँ पर जो है आपको मेथड हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकती है, पैरामीटर हो सकते हैं, रिटर्न एड्रेस या लोकल वेरिएबल्स। तो ये सारे आपके स्टैक में आ गए। डेटा आपका क्या होता है, ये ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल रखता है। हिप आपका क्या कहता है, दिस इज डायनामिकली अलोकेटेड मेमोरी टू प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करता है, जब प्रोग्राम रन करता है तो ये क्या करता है, डायनामिकली जो मेमोरी है उसको प्रोवाइड करता है। और टेक्स्ट सेक्शन में आप क्या कहते हो, प्रोसेस समटाइम नोन एज द टेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड द करंट एक्टिविटी। तो टेक्स्ट सेक्शन में आपका क्या रहता है, जो आपकी करंट एक्टिविटी है प्रोसेस की, वो यहाँ पर होती है, रिप्रेजेंट बाई द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का भी कई बार क्वेश्चन आया है। प्रोग्राम काउंटर आपका क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू के एड्रेस को बताता है। तो क्लियर है, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैक क्या होगा, टेक्स्ट सेक्शन क्या होता है, हिप क्या होता है, डेटा क्या होता है। डेटा में आप क्या करते हो, ग्लोबल और स्टैटिक करते हो। हिप में आप डायनामिकली क्या करते हो, एलोकेट करवाते हो रन टाइम। टेक्स्ट सेक्शन में जो भी करंट स्टेटस होता है आपका प्रोसेस का, वो होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियर हैं। 4 सेक्शन में डिवाइड किया, वो क्लियर है। कौन कौन से 4 सेक्शन है, याद हो गए? अब क्वेश्चन देखो, प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, प्रोसेस जो है इनमें से क्या कंटेन नहीं करता। तो जस्ट अभी मैंने बताया था कि प्रोसेस स्टैक हमने देखा था, टेम्पररी डेटा को रखता है। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके स्टैक में नहीं होती, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है, और पहला जो क्वेश्चन था उसको आप 0 नंबर दोगे। क्लियर है सबको? चिटिंग कोई नहीं करेगा, हर क्वेश्चन के बाद आंसर है, तो चिटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो है एड्रेस का जो इंस्ट्रक्शन है कहाँ पर स्टोर होती है, कौन करवाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टैक या पाइप, तो ये आपको पता है। आप इसका कमेंट आंसर करेंगे, नेक्स्ट उसमें आपका आंसर है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अब देखो प्रोसेस की लाइफ साइकिल, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस को किस तरीके से हमने डिफाइन किया है। अब हम देखेंगे प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है? तो 5 होती हैं। स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट के बाद रेडी में गई, रेडी के बाद रनिंग में गई, उसके बाद वेट आ जाता है। अभी इनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप ये देखो प्रोसेस लाइफ साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं, स्टार्ट, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड और वेट, ठीक है? क्लियर है? इसको अच्छे से ध्यान करना और याद भी कर लेना। अब देखो न्यू में आप क्या करवाते हो, न्यूली आपने प्रोसेस को क्या करवाया है, क्रिएट करवाया है। रेडी में आप प्रोसेस को, नंबर ऑफ प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आते हो, ताकि जो है आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेज सको। रन क्या होता है कि आपकी प्रोसेस जो है वो रनिंग में चली गई है, सीपीयू उसको मिल गया है। और वेट और ब्लॉक क्या कहता है कि जब आपकी प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं, मतलब 2 ही आपके पास जो चीज़ें होती हैं, या तो सीपीयू यूज़ करना होता है प्रोसेस को, या फिर आईओ यूज़ करने होते हैं। सीपीयू यूज़ करना होगा तो रन
में जाएगी। अगर उसको आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं तो कहाँ पर जाएगी, वेट में, या फिर उसको आप ब्लॉक भी कहते हो। तो हमेशा याद रखना, वेट और ब्लॉक में जो है प्रोसेस अपनी मर्जी से जाती है, उसको कोई फोर्सफुली भेजता नहीं है। जब उसने वो कहती है कि भैया मुझे सीपीयू अभी नहीं चाहिए, मुझे पहले आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं, तो जो आपकी प्रोसेस है वो वेट और ब्लॉक में चली जाती है। कंप्लीट और टर्मिनेटेड, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। सस्पेंडेड, रेडी और सस्पेंड ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब मैं डायग्राम पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगी तो ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये डायग्राम देखो अच्छे से। अब देखो, मैंने प्रोसेस को यहाँ से क्रिएट किया, मैंने प्रोसेस को यहाँ से क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद प्रोसेस आपकी गई रेडी में, और रेडी करने के बाद जो है यहाँ पर जैसे क्यू में एक लाइन सी बन गई है, 1 to 10 जो है आपकी प्रोसेस यहाँ पर आई है, इतनी ही मेमोरी थी। तो जो पहले नंबर पे है मैंने उसको रन में भेज दिया। वो सीपीयू यूज़ कर रही है, ठीक है, सीपीयू यूज़ कर रही है। फिर उसने क्या किया, उसको वो एग्जीक्यूट हो गई, उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसका काम कंप्लीट हो गया, तो वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी प्रोसेस गई रन के अंदर, दूसरी प्रोसेस गई, उसने सीपीयू यूज़ किया, लेकिन उसको क्या है, उसको आईओ ऑपरेशन भी यूज़ करने हैं। तो उसने कहा कि भैया मुझे अब आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं, मैं अब सीपीयू यूज़ नहीं करूँगी। तो वो कहाँ चली गई, आईओ में चली, ब्लॉक या वेट स्टेट में आ गई कि भैया मुझे आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं। अब मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अब जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल में गए, मॉल में आपने क्या किया, क्रिएट किया। क्या क्रिएट करोगे, क्रिएट क्या करोगे यहाँ पे कि आपको मॉल में क्या, आपको कुछ घर का सामान लेना है, ठीक है। आपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया, आप लाइन में लग गए, ठीक है। आपने देखा है ना, जब बिलिंग काउंटर होते हैं तो लंबी 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 लाइन होती है ना, मतलब क्या पता आपका पहले ही नंबर आ जाए या 10 के बाद हो, ऐसा देखा है ना, कई बार भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। तो आप रेडी में चले गए, आपने क्रिएट किया, अपना सारा सामान इकट्ठा किया, आप रेडी में गए, ठीक है। रेडी में जाने के बाद आपका जब नंबर आएगा तो आप कहाँ जाओगे, रन में जाओगे, मतलब आपका बिल जो है वो कटेगा, और जैसे ही कटेगा आप क्या कर जाओगे, टर्मिनेट कर जाओगे, वहाँ से मॉल से बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये तो एक सिंपल स्टेट थी। अब सपोज करो कि आप जिन्हें आपने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आप लाइन में भी लग गए, और जैसे ही लाइन में लगे और आपका नंबर आया और आपको याद आया, अरे मेरी मम्मी ने तो मुझसे ये सामान भी मंगवाया था, मैं तो भूल गया, या कि घर से किसी का फ़ोन आ गया कि ये सामान भी लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, क्या आपकी जो टर्न थी वो वहीं पर रहेगी, मतलब आप सामान लेने जाओगे तो क्या एक दूसरे का नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको जो है वहाँ से वापस जाना पड़ेगा, तो आपके पीछे जो बंदा है वो रन में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कहाँ पर चले गए, आप आईओ ऑपरेशन यूज़ करने चले गए। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि भैया मुझे रहता है सामान अभी और रहता है, मुझे और कुछ लेना है। तो आपने क्या किया, आप रन में, आपका नंबर आ गया था, लेकिन आपने बोला नहीं मुझे अभी रनिंग में नहीं जाना, मतलब मुझे अभी बिल नहीं कटवाना, मुझे तो और सामान लेना है। तो आप कहाँ चले गए, वेट या ब्लॉक में चले गए। और जब आप वेट और ब्लॉक से, मतलब यहाँ से आपने सामान जो आपको लेना था वो आपने लिया, तो क्या आप रन में जाओगे, कि आप ये थोड़ी ना कहोगे भाई मेरा तो बिलिंग पे नंबर आया हुआ था और मुझे तो सामान लेने जाना पड़ा, अब मैं तो वहीं पे जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको कहाँ पर भेजा जाएगा, आप रेडी में ही लगोगे, वापस जाके उस लाइन के अंदर ही लगोगे, और उस लाइन में लगने के बाद जब आपका रन आएगा तो आप सीपीयू को यूज़ करोगे, देन टर्मिनेट कर जाओगे। क्लियर है इससे? यही सेम प्रोसेस आपका किसका होता है, प्रोसेस का होता है, कि प्रोसेस क्रिएट होगी, क्रिएट के बाद रेडी में जाएगी, अगर उसको रनिंग में जाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कहाँ पर, उसको क्या बोलेगी सीपीयू को कि भी मुझे तो आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं, आईओ यूज़ करेगी, देन वो वापस कहाँ पे आएगी, वेट में, रेडी में आएगी, और फिर देन वो रनिंग में जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब ये सस्पेंडेड ब्लॉक और सस्पेंडेड रेडी क्या होता है वो देखो। अब सपोज करो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस, क्योंकि हर एक की मेमोरी फिक्स होती है कि इतनी इतनी मेमोरी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया जैसे यहाँ पर 10 प्रोसेस ही आ सकती हैं, यहाँ पे 10 प्रोसेस ही आ सकती हैं, यहाँ पर भी 10 आ सकती हैं, यहाँ पर भी 10 आ सकती है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी 10 प्रोसेस आई, सपोज 10 प्रोसेस जो है वो आईओ ऑपरेशन यूज़ करने यहाँ पर पहुँच गई,
तो क्या 11वीं प्रोसेस यहाँ पर आ पाएगी? क्योंकि यहाँ पर जगह तो 10 की ही है, 11 कैसे आएगी? तो उस केस में क्या होगा, ये उसको ब्लॉक सस्पेंडेड में पहुँचा देगा, ठीक है? ब्लॉक सस्पेंडेड में चली जाएँगी, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं वो ब्लॉक सस्पेंडेड में चली जाएँगी, या जो और आ रही हैं वो ब्लॉक सस्पेंडेड में चली जाएँगी, ठीक है? ऐसे ही जब यहाँ पर जो है अब प्रोसेस जो है वो रेडी में जाना चाहते हैं, लेकिन रेडी में जगह नहीं है, तो वो कहाँ पर जाएगी? रेडी सस्पेंडेड में जाएगी, और जब यहाँ से जगह खाली होनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो रेडी में चली जाएगी। तो ये काम होता है सस्पेंडेड रेडी का और सस्पेंडेड ब्लॉक का, कि जब एक्स्ट्रा मतलब जगह नहीं रहती तो वहाँ पर जो है फालतू की जो और प्रोसेस हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है, ताकि जब वहाँ पर जगह बने तो उन्हें वापस वहाँ पर भेजा जा सके। तो क्लियर है कि जो 7 जो स्टेट हैं यहाँ पर दिख रही हैं, सातों की सातों क्लियर हैं। किसी भी बच्चे को अगर सिंगल पॉइंट पे भी डाउट है इस डायग्राम में तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम के लिए। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? विद इन प्रोसेस, बिटवीन टू प्रोसेस, बिटवीन टू थ्रेड, या नन ऑफ द मेंशन? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। मतलब जो सिस्टम है वो अलाउ कर रहा है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में जाएगी, तो उसको क्या कहोगे? यूनि प्रोग्रामिंग कहोगे, यूनि प्रोसेसिंग कहोगे, यूनि टास्किंग कहोगे, या क्या कहोगे? ठीक है, जेन्युइनली बिना चीटिंग के आपको आंसर्स करने हैं, इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इच प्रोसेस हैड्स इट्स ओन। हर एक प्रोसेस का अपना क्या होगा? एड्रेस स्पेस, ग्लोबल वेरिएबल, ओपन फाइल, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल, सिग्नल हैंडलर। क्या क्या होगा? ठीक है, इनमें से क्या होगा? सारे होंगे या क्या होगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है सबको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू टर्मिनेट हो जाती है? नॉर्मल एग्जिट हो जाएगी, फेटल एरर आ जाएगी, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस? रेडी स्टेट बतानी है प्रोसेस की। प्रोसेस की रेडी स्टेट क्या होती है? व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, when process is unable to run until some task has been completed, when process is being the CPU, none of the mention। ठीक है, तो रेडी स्टेट क्या होगी हम डिटेल में कर चुके हैं, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 8th क्वेश्चन देखो, द स्ट्रेटेजी ऑफ अलाउंग प्रोसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू टेम्परली सस्पेंडेड इज कॉल्ड। ठीक है, क्या होगा? इसके बाद देखो, प्रोसेस शेड्यूलर क्या होते हैं, कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होगा, मिडिल टर्म शेड्यूलर क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके प्रोसेस से रिलेटेड ही हैं। प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको मुझे नहीं लगता कि प्रोसेस में से कोई भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में रहना चाहिए। आपकी 5 स्टेट मॉडल हो गया, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक और एग्जिट, और ये बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में होती हैं। क्वेश्चन बताना है कौन सी प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में होंगी। आपकी 2 मेमोरी होती है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो मेन मेमोरी के अंदर जो होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एंड। जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो जाए पर यूनिट टाइम में, उसको आप क्या कहोगे? आउटपुट, थ्रूपुट, एफिशिएंसी या कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। जो स्टेट ऑफ प्रोसेस है उसको आप क्या कहोगे? फाइनल एक्टिविटी, फाइनल the activity just executed by the process, the activity to next be executed by the process, the current activity of the process। state of process क्या होगी? प्रोसेस मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हो, तो स्टेट ऑफ प्रोसेस आपका क्या होता है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट। हमने अभी 5 स्टेट पढ़ी है, तो इन 5 स्टेट में से यहाँ पे 4 जो मेंशन है, इनमें से कौन सी ऐसी है जो इनकी स्टेट नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ। ठीक है, क्या होगा? कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखो अब देखो शेड्यूलर का काम शुरू हो गया है कि शेड्यूलर क्या होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज़ पे, जब प्रोसेस न्यू से रेडी में जाती है तो इनके बीच में आप क्या यूज़ करते हो? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, जब प्रोसेस आपकी रेडी से रनिंग में जाएगी तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और जब आपकी प्रोसेस ब्लॉक में जाती है, वेट में जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है या सस्पेंडेड ब्लॉक में जाएगी, तो जहाँ पर भी ब्लॉक सस्पेंडेड की बात आती है तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो मिडल टर्म शेड्यूलर का। क्लियर है सबको? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज़ होगा न्यू और रेडी के बीच में। मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? उन प्रोसेस को न्यू को कहाँ पे उठा के लाता है? रेडी में। क्यों यूज़ करते हैं आप ये देखो,
अब ये देखो कि अब कहीं पर जो है अगर सीक्वेंस में काम ना हो तो क्या होता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब जो है लाइन में ना खड़े होके एक दूसरे के ऐसे ऊपर झूमने लग जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कहता करता है कि यहाँ पर जैसे 10 की रिक्वायरमेंट है तो 10 ही प्रोसेस को यहाँ पर लेकर आएगा। जैसे ही यहाँ पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए रनिंग में जाएगी तो यहाँ पर 9 प्रोसेस रह जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, जब ये एक प्रोसेस को यहाँ पे उठा के और लाएगा यहाँ पर 10, मतलब ये बताता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी और चाहिए, कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ पर स्टॉप नहीं करना। ऐसे ही शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है कि किसको एग्जीक्यूट करवाना है, किसको नहीं करवाना। और मिडियम टर्म शेड्यूलर का भी यही काम होता है कि कौन सी ब्लॉक में जाएगी या फिर कितनी प्रोसेस आपकी ब्लॉक स्टेट में आएंगी। क्लियर है? अब देखो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को आप जॉब शेड्यूलर भी कहते हो, इसका दूसरा नाम है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि नंबर ऑफ जो आपकी प्रोसेस हैं वो आपकी रेडी क्यू में कितनी आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ना कि एक टाइम पे नंबर ऑफ प्रोसेस को हम कहाँ पर लेकर आते हैं, मेन मेमोरी में लेकर आते हैं। यही कहते हैं ना मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी स्पेस है, कितनी आएंगी, कितनी जो है हम बाद में लेकर आएंगे। द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर प्रेजेंट इन रेडी स्टेट, कितनी जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में है। अफेक्ट ऑन प्रोसेस, द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस इज सेड टू बी इनपुट आउट बाउंड इफ द मेजोरिटी ऑफ द टाइम इज स्पेंड ऑन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना ही आपका जो है एग्जाम में पूछेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रोसेस हैज टू ब्रॉड द रेडी क्यू, इट्स लाइक द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट द अलोकेट सीपीयू, इट्स रिमूव फ्रॉम द मेमोरी बाय स्वैपिंग। तो क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि डिटेल में कर चुके हैं। अब देखो, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट सेवरल प्रोसेस इन मेमोरी वाइल वन प्रोसेस रिसीव सर्विस फ्रॉम सीपीयू, अनदर प्रोसेस रिसीव सर्विस फ्रॉम इन आईओ डिवाइसेज एंड अदर प्रोसेस आर वेटिंग इन सम क्यू। The number of process that the system support is called the degree of multi-programming. Clear है? तो व्हाट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस को आप कहाँ पर लेकर आते हो, मेन मेमोरी में। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम, मल्टीपल प्रोग्राम वेटिंग इन क्यू, टू मिनिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, नन ऑफ द मेंशन। क्या होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका क्या करता है, ये एक तरीके का सीपीयू शेड्यूलर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसेस को सिलेक्ट करके कहाँ पर लेकर आने की, रनिंग में, रेडी से रनिंग में लेकर आना और उनको क्या करना, एग्जीक्यूट करवाना। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, और वेटिंग या यहाँ पे ब्लॉक है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म शेड्यूलर। क्लियर है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 4 ऑप्शन देख के एक आंसर आपको करना है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, दो शेड्यूलर हुज डिसीजन विल हैव अ मिड टर्म अफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस द मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, सस्पेंडेड ब्लॉक, सस्पेंडेड तो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आना, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाना। तो ये सारा जो स्वैपिंग का काम है वो किसका रहता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, ये आप मुझे चारों ऑप्शन में से एक कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चंस के थ्रू सारे ही जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो इसके ऊपर जो है आप बिल्कुल झिझकिएगा मत। बार बार कह रही हूँ कि जो अभी आपका डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद देखो डिफरेंस बताया है मैंने कि क्या होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक जॉब शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलर है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर आपका जो है, ठीक है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है स्वैपिंग शेड्यूलर है, स्वैपिंग करता है मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। ये जो है वो लेसर होता है देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। स्पीड जो है इसकी कम होगी, इसकी फास्ट होगी, और इसकी जो स्पीड है वो इन दोनों के बीच में होती है। ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, ये प्रोवाइड करता है लेसर कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और ये रिड्यूस करवाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। ये इट ऑलमोस्ट एब्सेंट और मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग, इट ऑल्सो इज मिनिमम इन द टाइम शेयरिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द शेयरिंग सिस्टम।
ये सिलेक्ट करता है प्रोसेस फ्रॉम पूल एंड लोड देम इनटू मेमोरी, ठीक है। और ये क्या करेगा, दोज प्रोसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट, ये उन प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो रेडी होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। इट कैन री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये आपको बताना है कि कौन सा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, कौन सा मीडियम टर्म शेड्यूलर है और कौन सा आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका क्या करता है, न्यू से आप मुझे बताना है, इसका मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लो इसको और एग्जाम आंसर करना, ठीक है। अब देखो सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो अभी कुछ कुछ स्टार्ट हो रहा है, वो आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्यू बाय द डैश शेड्यूलर टू द एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट की जाती है क्यू बाय द शेड्यूलर, कौन से शेड्यूलर के थ्रू जो है वो सिलेक्ट की जाती है, क्यू बाय द शेड्यूलर, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। 21 देखो, द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी, प्रोसेस जो है वो आपकी मेन मेमोरी में है एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन अ लिस्ट। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रेडी है और वेट कर रही है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप उसको क्या कहोगे, क्या करोगे, ठीक है। व्हाट आर द टू स्टेप ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दो स्टेप कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रोसेस एग्जीक्यूट क्या करेगी, तो उसको सीपीयू टाइम चाहिए या उसको क्या चाहिए, आईओ टाइम, तो सीपीयू एंड आईओ टाइम, ठीक है। व्हाई डू वी नीड शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये देखो ध्यान से पढ़ना। टिपिकल प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ आईओ टाइम एंड सीपीयू टाइम, आप सबको पता है कि दो टाइम हमें चाहिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, या तो सीपीयू आईओ टाइम यूज़ करती है या फिर सीपीयू टाइम को करती है। इन यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम लाइक एमएस डोस, टाइम स्पेंड वेटिंग फॉर आईओ इज वेस्टेड एंड सीपीयू इज फ्री। अगर मैं यूनिक प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो अगर एक प्रोसेस एक टाइम पे जाएगी, तो अगर एक प्रोसेस जो है वो आईओ ऑपरेशन यूज़ करने चली गई, तो उस टाइम पे जो सीपीयू है वो आपका क्या करता है, फ्री रहता है। ध्यान देना, फ्री रहेगा इस टाइम पे। तो यहाँ पर इस वजह से क्या होता है, लेकिन हमारा जो बेस्ट काम होता है कि सीपीयू को हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें, इसलिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट लेके आए, ताकि जो आपका सीपीयू है वो बिजी रहे। अगर आईओ ऑपरेशन प्रोसेस को चाहिए तो वो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करके हम दूसरी प्रोसेस को सीपीयू दे देंगे ताकि वो अपना काम ख़त्म कर सके, ठीक है। उस टाइम पे के पास जो आपका सीपीयू जो है वो खाली नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर देखो, आपने लोड करवाया, वेट किया आईओ का, फिर यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर वेट किया, लेकिन उस केस में क्या है, जो अदर प्रोसेस हैं वो सीपीयू को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, शेड्यूलिंग आप क्यों करते हो, सीपीयू की यूटिलाइजेशन के लिए। बिल्कुल, आप सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर रहे हो ना, क्योंकि यूनी प्रोग्रामिंग थी तो वहाँ पे सीपीयू कम यूटिलाइज हो रहा था, और यहाँ पर अपने से शेड्यूलिंग यूज़ कर रहे हो, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सीपीयू को यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, शेड्यूलिंग करती है तो आपका क्या होता है, थ्रूपुट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, सीपीयू शेड्यूलिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, जस्ट अभी हमने देखा, ठीक है। इसके बाद देखो टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग की टाइप क्या होंगी, ध्यान से समझना, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव कहता है कि फोर्सफुली मैं किसी भी प्रोसेस को कहीं से भी उठाकर कह सकती हूँ कि भैया आप अभी रुक जाओ, आपका नंबर बाद में आएगा, अभी मैं पहले दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पर एग्जांपल लें कि जो वीआईपी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, जब उनकी गाड़ियाँ रोड से जाती हैं तो जितनी भी जनता है उनको रोड पे रोक दिया जाता है, कई बार तो आधे आधे घंटे या एक एक घंटे पहले भी उनको रोक दिया जाता है। वो आती 5 मिनट के लिए हैं, लेकिन जनता को जो है आधे घंटा 1 घंटा सफ़र करना पड़ता है। उस केस में क्या है कि आराम से काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो लोग आएंगे तो पूरी जितनी भी वहाँ पर पुलिस वगैरह है, सबने क्या किया, सारे जो रोड हैं उनको खाली करवा दिया और उनको एक साइड में रोक दिया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीएम्प्टिव है कि ज़बरदस्ती रोका गया। जनता जो है अग्रेसिव भी हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो वही है कि जहाँ पे जिसका सिक्का है वहाँ पे उसी का काम होगा, ठीक है। तो यही है प्रीएम्प्टिव। फोर्सफुली है कि जिस प्रोसेस के पास ज़्यादा पावर है उसका काम पहले हो जाएगा, जिसके पास कम है वो बेचारी बाद में करेगी, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्टिव वो होता है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको कोई प्रोसेस फोर्सफुली नहीं लेगा, वो अपना काम खत्म करके ही दूसरी प्रोसेस को जो है शेड्यूलिंग में भेजा जाएगा। क्लियर है। प्रीएम्प्टिव मैं बता चुकी हूँ, नॉन प्रीएम्प्टिव आप पढ़ चुके हो।
अब देखो व्हेन शेड्यूलिंग इज प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, किस किस केस में प्रीएम्प्टिव होगी, किस किस में नॉन प्रीएम्प्टिव होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 4 जो स्टेप हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला देखो, प्रोसेस विच इज़ फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। जब आपकी प्रोसेस जो है वो रनिंग से वेटिंग में जाती है, जब आपकी प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जाएगी तो इस केस में आपका जो है यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। हमेशा ध्यान देना, जब आपकी प्रोसेस रन से वेट में जा रही है तो प्रोसेस अपनी मर्जी से आईओ ऑपरेशन यूज़ करने जा रही है, उसको कोई फोर्सफुली जो है भेज नहीं रहा है कि तू वेट में जा। मतलब वो खुद कह रही है कि भैया अब मुझे सीपीयू नहीं चाहिए, मुझे तो आईओ ऑपरेशन यूज़ करने, तो उस केस में वो कहाँ जा रही है, वेट में। सेकंड देखो, स्पेसिफिक प्रोसेस विच इज़ फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। अब प्रोसेस रनिंग में है और वो एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन कोई हाई प्रायोरिटी की जॉब आ गई और वो प्रोसेस बेचारी एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन उसको वापस फोर्सफुली कहाँ भेज दिया गया, रेडी में भेज दिया गया। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या होगी, प्रीएम्प्टिव होगी। स्पेसिफिक प्रोसेस विच इज फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। जब आपकी प्रोसेस वेटिंग से कहाँ पर जाएगी, रेडी में जाएगी, तो भी आप क्या कहोगे कि आपकी प्रोसेस आप वेट में आईओ ऑपरेशन यूज़ कर रही थी, तो उसको कहाँ पे भेज दिया गया, रेडी में भेज दिया गया। प्रोसेस फिनिश इज एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेट। प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हुई, फिनिश हुई और उसको क्या कर दिया, टर्मिनेट करवा दिया। क्लियर है। अब देखो, इन द फॉलोइंग केसेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अक्कर। 4 ऑप्शन दे दिए और बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है स्टेप है जहाँ पर आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव जो है शेड्यूलिंग है। ठीक है, तो चारों पढ़ना और अच्छे से आंसर करना। ठीक है, अब देखो, ओनली कंडीशन 1 और 4 जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव हैं, बाकी जो सेकेंड और थर्ड थी वो आपकी प्रीएम्प्टिव थी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं और कई बार एग्जाम में आता है कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, इसके बाद जो है एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टर्न अराउंड टाइम कहता है कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम के बीच का डिफरेंस होता है। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दोगे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। वेटिंग टाइम कहता है कि डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम को माइनस कर दोगे तो आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म एज। जो इंटरवल है आपका टाइम ऑफ सबमिशन और जो आपने प्रोसेस को सबमिट किया है और द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म एज, उसको क्या कहोगे, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम या थ्रूपुट। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, जस्ट अभी हमने देखा था, ठीक है, कि टर्न अराउंड टाइम और जो बस टाइम होता है दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम और बस टाइम। देखो, अराइवल टाइम जी जब प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में एंटर कर जाती है। कंप्लीशन टाइम जो होता है जब आपकी प्रोसेस बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बस टाइम आपका क्या कहता है कि द प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन, जब आपकी प्रोसेस जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, शेड्यूलिंग इज डन सो, शेड्यूलिंग आप क्यों यूज़ करते हो, टर्न अराउंड टाइम को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए। ठीक है, अब देखो शेड्यूलिंग हम करते हैं तो कुछ चीज़ें मैक्सिमाइज होती हैं, कुछ चीज़ें मिनिमाइज होती हैं, ध्यान देना। शेड्यूलिंग आप करते हो तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होती है, थ्रूपुट मैक्सिमाइज होती है, लेकिन मिनिमाइज क्या होगा, आपका टर्न अराउंड टाइम कम होगा, वेटिंग टाइम कम होगा, रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। तो ये चीज़ तो हमें कम ही करनी है ना, कि अगर मैं कहीं पर जा रही हूँ तो मुझे तो ऐसा ही होगा कि अरे यार जाते ही मेरा नंबर आ जाए, मुझे लाइन में ना खड़ा होना है तो पड़े। तो वेटिंग टाइम तो कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम भी कम होना चाहिए कि फटाफट सबको रिस्पॉन्स मिले। टर्न अराउंड टाइम भी कम होना चाहिए। तो कम क्या होगा, आप जब शेड्यूलिंग यूज़ करते हो तो टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। और इंक्रीज़ क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होगी और थ्रूपुट आपकी इंक्रीज़ होगी। क्लियर है। अब ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, इनको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो डिस्पैचर क्या होता है। डिस्पैचर भी थोड़ा अच्छे से देख लो क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिस्पैचर कहता है कि दैट प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस, दैट इज द डिस्पैचर शुड बी फास्ट सो दैट इट कैन रन ऑन एवरी कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। डिस्पैच लेटेंसी क्या कहती है, अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड बाय द सीपीयू शेड्यूलर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अदर। क्या करता है, एक प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और दूसरी प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन होंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच करना, स्विचिंग टू यूजर मोड, मूविंग टू द करेक्ट लोकेशन इन द न्यूली लोडेड प्रोग्राम। क्लियर है।
अब देखो डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है, जस्ट अभी मैंने बताया कि डिस्पैच लेटेंसी क्या होगी, तो चारों ऑप्शन को पढ़ना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मॉड्यूल गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो ये भी जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब आप प्रोसेस को क्या करते हो, सिलेक्ट करवाते हो बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो क्या होगा, ठीक है। अब ये यहाँ से देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, बस इसको पढ़ लो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी यहाँ से इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहता है इन्वॉल्व द स्टोरिंग द context of the state of the process so that it can be reloaded when required and execution can be resumed from the same point as earlier। ये जो फीचर्स है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अलाउ अ सिंगल सीपीयू टू बी शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या कहता है कि जब प्रोसेस मेन मेमोरी टू जो आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विच करना, बार बार जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच होती है प्रोसेस, ठीक है, कि एक प्रोसेस जो फोर्सफुली हटा दी तो वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच का कंसेप्ट आ गया, या फिर प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन यूज़ करने जाना है तो भी वहाँ पर आप क्या कहोगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच करके हमने दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए ले लिया, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की यहाँ पर मेजर कैटेगरीज हो गई, लाइक मल्टीटास्किंग हो गया, उसके बाद इंटरप्ट हैंडलिंग हो गया, यूज़र एंड कर्नल मोड स्विचिंग हो गए, ठीक है। ये स्टेप हो गए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट स्विच देखो कहाँ कहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है कि जब आपका इंटरप्ट अक्कर होगा तो OS नीड्स टू चेंज द करंट टास्क आफ्टर सेविंग करंट कॉन्टेक्स्ट टू इट कैन बी रिज्यूम्ड लेटर, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या करता है कि जैसे आपकी प्रोसेस जो है रनिंग से वेट में गई तो उसने कुछ ना कुछ तो सीपीयू को यूज़ किया होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अब सीपीयू जितना यूज़ कर लिया उसको सीपीयू दोबारा से मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका इंटरप्ट अक्कर हो जाता है, जैसे प्रोसेस यहाँ पे वेटिंग में गई तो प्रोसेस जो है उसने कुछ जो है सीपीयू को यूज़ किया था, तो स्टेट जो है कुछ ना कुछ प्रोसेस की आगे बढ़ी है ना, तो अब दोबारा से जब वो रेडी में जाएगी और दोबारा से जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल शुरू से एग्जीक्यूट करेगा, जितना सीपीयू उसको मिल चुका है उससे आगे वो उसका काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जितना उसका काम हो चुका है तो हमें उसको सेव भी तो करना पड़ेगा ना कहीं कहीं पर। तो यही कह रहा है कि आफ्टर सेविंग द करंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो करंट प्रोसेस थी, मतलब जो करंट उसका स्टेटस था कि कहाँ पर वो पहुँच गई है, उसको सेव किया और उसके बाद जो है उसको रिज्यूम कर दिया कि अब वो कहीं और चली गई है या उसको फोर्सफुली हटा दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड वैल्यू ऑफ द सीपीयू रजिस्टर, द प्रोसेस स्टेट मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टेट को सेव कर दिया जाता है, प्रोसेस को रिस्टोर कर दिया जाता है और रिज्यूम कर दिया जाता है ताकि उसको दोबारा से सीपीयू मिले तो जहाँ से वो रिज्यूम हुई है उसको वहीं से आगे स्टार्ट किया जा सके। सेव द कॉन्टेक्स्ट इन प्रोसेस, और प्रोसेस जो है वो कहाँ पर स्टोर की जाती है, पीसीबी के अंदर जो है सेव की जाती है। क्लियर है। अब देखो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अभी हमने देखो बहुत कुछ पढ़ लिया है और बहुत जितना भी पढ़ा है सब कुछ सबका सब इम्पॉर्टेंट है। हमने प्रोसेस देखा है, प्रोसेस स्टेट देखी है, हमने शेड्यूलर देखे हैं और हमने डिस्पैचर देखा है और उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच देखा है और अब हम देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और आप सबको पता है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली यहाँ ये वाला टॉपिक कभी भी स्किप नहीं होता है। तो टाइप्स देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जो फर्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेज रिमेनिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हैं। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है। इंपॉर्टेंट जो आपके 3-4 हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। सबसे पहले देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है, जो पहले आएगा उसी को पहले सीपीयू मिलेगा और वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कुछ ज़्यादा वो यहाँ पर घुमाने वाली बात है नहीं। यहाँ पे देखो विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू का फर्स्ट जो रिक्वेस्ट करना तो क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन बताना है। एडवांटेज क्या होंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, एडवांटेज होंगी आपकी कि सिंपल होगा, इजी होगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। मेथड जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रोसेस विल रन टू कंप्लीशन, नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब इसको फोर्सफुली हटाया नहीं जा सकता। नेचर ऑफ एल्गोरिथम, द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अक्कर। अब स्टारवेशन कैसे अक्कर होगा, अब देखो यहाँ पर कैसे अक्कर होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। सपोज करो एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 50 है और दूसरी प्रोसेस का जो है 5 है, ठीक है। अब देखो बेचारी अगर इसको पहले मिल जाता तो इसका भी काम बन जाता, लेकिन अब इसका जो है ये प्रोसेस, और सपोज करो इससे ऐसी बड़ी बड़ी प्रोसेस 8, 10 या 15, 20 या 25, 30 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो बेचारी
छोटे छोटी प्रोसेस हैं वो स्टारवेशन में चली जाती है। स्टारवेशन क्या होता है आपका, कि बेचारी भूख से मर जाती है, ऐसा नहीं है कि वो डेडलॉक में चली जाए। स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर प्रोसेस को उम्मीद तो होती है कि शायद कभी ना कभी मेरा नंबर आए, लेकिन उसको पता नहीं कितने लंबे टाइम जो है वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ईजी टू इम्प्लीमेंट है, पुअर परफॉर्मेंसेस इज द एवरेज टाइम हायर, एवरेज टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है बाकी अदर जो एल्गोरिथम है उनके कंपैरिजन में। अब ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल से और अच्छे से समझ जाओगे। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ये देखो आपके पास प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है और वेटिंग टाइम है। ठीक है, तो ये कैसे किया है वो देखो। सपोज ये यहाँ पर आपके आपके आपको आपको जो है प्रोसेस आईडी गिवन होगा, अराइवल टाइम गिवन होगा, बस टाइम गिवन होगा और बोलेगा कि या तो एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल दो या एवरेज कंप्लीशन टाइम निकाल दो। तो एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकाला है वो देखो। सबसे पहले आपका प्रोसेस आईडी आई, मतलब प्रोसेस आपकी 0 आई, फिर 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई। ठीक है, अब बस टाइम क्या कहता है, कंप्लीशन टाइम आपका क्या होगा, प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट होने के लिए 2, फिर P1 को 6, इसको आपको 4, इसको आपको जो है 9 और इसको जो है आपको 12। यही था सबका टाइम, 2, 6, 4, 9, 12। ठीक है, तो इस तरीके से जब एग्जीक्यूट किया तो कंप्लीशन जो टाइम है वो आपके पास 33 आ गया। जब कंप्लीशन टाइम आ गया तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या कहता है, टर्न अराउंड कंप्लीशन टाइम में से जो आपका अराइवल टाइम है वो माइनस कर दोगे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। वेटिंग टाइम क्या आपका क्या कहता है, टर्न अराउंड टाइम में से अगर बस टाइम माइनस कर दोगे तो आपका जो है वेटिंग टाइम आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से निकाला है तो अब आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हो। क्लियर है सबको। और अगर आपको इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, वैसे मैं ये पूरा करवा चुकी हूँ, बोर्ड पे करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो कॉन्वे इफेक्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो एक प्रॉब्लम आती है कॉन्वे इफेक्ट की, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर आती है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपकी बड़ी बड़ी जॉब हैं वो क्या करती हैं, वो आगे आ जाती है, बेचारी जो छोटी छोटी जॉब हैं वो क्या चली जाती हैं, स्टारवेशन में चली जाती हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी जॉब ही अपना जो है सीपीयू को छोड़ती ही नहीं है और इस वजह से छोटी छोटी प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन में चली जाएंगी, भूखमरी से मर जाती हैं। क्लियर है, तो कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम हमेशा याद रखना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। अब देखो आपका, अब कॉन्वे इफेक्ट का देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो। सपोज प्रोसेस P1 का 40 टाइम है, प्रोसेस P2 का 3 है और प्रोसेस P3 का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्लीशन टाइम, जब हम इसको करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम आपका जो है 81/3 आ जाएगा, इतना ज़्यादा। अगर इसी को मैं अगर प्रीएम्प्टिव से करके देखूँ, दूसरा सिनेरियो लूँ, तो यहाँ पर अगर हम प्रीएम्प्टिव से लें तो अगर पहले मैं आपकी दूसरी वाली प्रोसेस यानी कि पहले मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँ या P3 को एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा, तो आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो क्या होगा, 6/3 यानी कि 2 आएगा। तो आप देख सकते हो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विद ओवरहेड, तो ये चीज़ देखो। इन द अबव एग्जाम्पल एज्यूमिंग दैट, ये हमने जो पढ़ा था, अब देखो कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ यहाँ पे, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं तो ओवरहेड तो होगा ही कि प्रोसेस जो करंट स्टेट है उसको फिर हमने कहीं ना कहीं स्टोर किया है, फिर हमने उसको रिज्यूम करवाया, दूसरी प्रोसेस को लिया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या कर देती हैं, ओवरहेड कर देती हैं। ठीक है, अब देखो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट आपकी क्या कहती हैं कि जो छोटी छोटी जॉब हैं आपकी वो पहले एग्जीक्यूट होंगी और बड़ी प्रोसेस आपकी बाद में एग्जीक्यूट होंगी। इसके दो वर्जन हैं, एक तो नॉन प्रीएम्प्टिव है और एक प्रीएम्प्टिव है, और नॉन प्रीएम्प्टिव को आप SRTF भी कहते हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, या तो पूछेगा कि प्रीएम्प्टिव SJF क्या होगा या फिर बोलेगा SRTF क्या होता है। करेक्टरिस्टिक्स देख लो इसकी। अब एडवांटेज देखो, मैक्सिमाइज थ्रूपुट, एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम को कम कर देता है,
डिसएडवांटेज क्या होगी, ये भी जो है स्टारवेशन से जो है सफ़र करता है। अब आप ये सोचोगे कि ये क्यों सफ़र करेगा जब छोटी छोटी प्रॉब्लम प्रोसेस को हम पहले जो है एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, जब आपकी छोटी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो रही है तो क्या छोटी प्रोसेस आती रहेंगी तो क्या बड़े वाली प्रोसेस का नंबर ही नहीं आएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, बेचारी छोटी प्रोसेस आगे घुसती रहेंगी और बड़े वाली प्रोसेस जो है वो बेचारी वेट करती रह जाएंगी। अब वो वेट करते हुए रहते जाएंगी तो वो भी तो स्टारवेशन में जाएंगी, वो भी तो बेचारी भुखमरी से मरेंगी, है ना। तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी आपकी जो है स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल देख लो, ये मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हो, आप मैं पूरा बता ही दिया कि कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है। और फिर भी अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे जो सारे हैं बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे बोर्ड पे समझाए हुए, क्योंकि ये चीज़ बोर्ड पे बहुत अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, वहाँ से देख लेना। अब देखो SRTF क्या होता है। SRTF जो होता है वो प्रीएम्प्टिव वर्जन है आपका, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट होती है इसकी फुल फॉर्म। और ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है किसका, SJF का, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज़ करेंगे और करके भी दिखा रखा है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। SRTF का जो है गेट 2011 में ये क्वेश्चन आया था, इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको प्रोसेस आईडी दे दी, अराइवल टाइम दे दिया, बर्स्ट टाइम दे दिया, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या कहती है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग आपका क्या कहता है कि एक तरीके का साइकिल होता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच कैन एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका जो वर्जन है वो प्रीएम्प्टिव होता है। हमेशा ध्यान रखना कि राउंड रोबिन जो है वो आपका प्रीएम्प्टिव वर्जन होगा। और यहाँ पर एवरी प्रोसेस एग्जीक्यूट इन अ साइकिल वे, मतलब हर एक प्रोसेस को यहाँ पर जो है साइकिल में एग्जीक्यूट किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को टाइम क्वांटम डिवाइडेड है। टाइम क्वांटम कैसे कि जैसे प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 सेकंड मिलेंगी, P2 को भी 2 सेकंड मिलेंगी, P3 को भी 2 सेकंड मिलेंगी, P4 को भी 2 सेकंड मिलेंगी। इस तरीके से हर किसी को जो है बराबर बराबर टाइम दिया जाता है, ताकि किसी कोई भी प्रोसेस आपकी स्टारवेशन में ना जाए, सबको इक्वल इक्वल जो है रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसकी, इम्प्लीमेंटेशन इन द सिस्टम बिकॉज इट नॉट डिपेंडिंग ऑन द बर्स्ट टाइम, सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन और कॉन्वे इफेक्ट। ये जो है आपका स्टारवेशन और कॉन्वे इफेक्ट से जो है सफ़र नहीं करता, जो कि आपके पहले 2 एल्गोरिथम कर रहे थे। यहाँ पर जो ऑल जॉब है वो फेयर होती है, क्यों, क्योंकि हर किसी को जो है इक्वल टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी VIP को देख के जो है उनको पहले नंबर दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रीएम्प्टिव वर्जन है, प्रीएम्प्ट किया जाता है लेकिन हर किसी को इक्वल इक्वल टाइम देकर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होंगी, हायर टाइम क्वांटम होगा, द हायर रिस्पॉन्स टाइम इन द सिस्टम, लोअर टाइम क्वांटम, द हायर कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बार बार हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं। हर एक मतलब किसी कोई भी प्रोसेस पूरी नहीं हो रही है, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दे के जो है एक जो है ये कह रहे हैं कि तेरा नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो सपोज यहाँ पर टाइम क्वांटम था आपका, एक सेकेंड, टाइम क्वांटम यहाँ पर आपका 4 यूनिट है। तो देखो P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 यूनिट चाहिए, लेकिन 4 यूनिट दिया। फिर P2 को 6 चाहिए तो मैंने 4 दिया। P3 आपकी एग्जीक्यूट हो गई है 4 के अंदर ही। P4 भी एग्जीक्यूट हो गई, P5 एग्जीक्यूट नहीं हुई, P6 हो गई। तो अगेन P1 का नंबर आएगा, क्योंकि उसका जो है पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो सबको बराबर बराबर जो है इक्वल इक्वल रिस्पॉन्स दिया गया, और इस वजह से जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है बार बार, देखो P1 से P2 पे जाना, P3 पे जाना, और फिर वापस से P2 का नंबर आना, P1 का आना, ठीक है, और P5 का आना। तो ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विच हैं, जो कि थोड़ा सा ओवरहेड कर देते हैं। अब देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो कहता है कि असाइन टू ईच प्रोसेस इन सम सिस्टम द लोअर नंबर द हायर प्रायोरिटी। यहाँ पर जो है सीधा सीधा आपकी प्रीएम्प्टिव होता है, जिसका सबसे कम नंबर होगा या जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई होगी। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या आंसर देता है, क्या क्वेश्चन बताता है। या तो कहेगा कि जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसकी जो है हायर नंबर है उसकी हायर प्रायोरिटी होगी, या फिर जिसका लोअर नंबर है उसकी हायर प्रायोरिटी होगी, वो एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है। तो ये जो है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव दोनों तरीके से है। यहाँ पे देखो प्रायोरिटी स्टैटिक और डायनामिक की। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस आईडी, प्रायोरिटी, अराइवल टाइम और बस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो प्रोसेस आईडी, प्रायोरिटी और अराइवल टाइम और बस टाइम। तो यहाँ पे
तो यहाँ पर आप किस तरीके से करते हो वो देखो, प्रायोरिटी जो है वो चेंज नहीं होती, इट सेल्फ थ्रूपुट द प्रोसेस, इट्स कॉल्ड स्टैटिक प्रायोरिटी। यहाँ पर जो प्रायोरिटी आपको गिवन होती है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूँ। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 7 प्रोसेस दे रखे हैं और अराइवल टाइम एंड बस टाइम जो है वो टेबल में गिवन है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको गिवन भी होगा कि जिसकी प्रायोरिटी देखो यहाँ पर 2, 6, 3, 5, 7, 4, 10, ठीक है। यहाँ पर आपको गिवन होगा कि हायर द प्रायोरिटी लोअर द नंबर, कुछ इस तरीके से गिवन होगा हर जगह पे, ठीक है। ये आपको मेंशन होता है, एग्जामिनर आपको देगा। ये नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है कि यहाँ पर हम फोर्सफुली हटा नहीं सकते हैं। जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगी, बाद में जो है जिसकी कम होगी वो बाद में होगी, ठीक है। प्रायोरिटी वर्जन क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ अ प्रोसेस इन द रेडी क्यू, इन इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ अदर प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट, वन विच गेट एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, वन ऑफ विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल अवेलेबल प्रोसेस विल बी गिवन द सीपीयू नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो इसकी लोअर प्रायोरिटी है और जो हाईएस्ट नंबर है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। इस तरीके से गिवन है। और आपको फिर क्या करना है, सबसे पहले आप किसको करोगे यहाँ पर आप देखो, प्रोसेस P1 जो है आपकी 0 पे पहुँच गई, तो आपने इसलिए P1 को एग्जीक्यूट किया। लेकिन जैसे ही 1 पे एग्जीक्यूट किया तो आपकी P2 आ गई। P2 की जो है P1 से हायर प्रायोरिटी है, तो मैंने P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। फिर देखो आपकी P3 की क्या है, कम है, ठीक है। सेकेंड, P3 की जो है आपकी P1 से ज़्यादा है, तो फिर मैंने P3 को स्टार्ट किया क्योंकि P2 जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो गई है। फिर जैसे ही मैंने P3 को एग्जीक्यूट किया तभी जो है मैंने एक ही एग्जीक्यूट किया था, तभी जो है आपकी क्या आ गई 5 पर, 5 नंबर पर, मतलब आपका कौन आ गया, P4 आ गया। तो मैंने फिर किसको स्टार्ट किया, P5, P5 आपकी 4 पे आ गई थी, सॉरी, तो मैंने इसलिए P5 को स्टार्ट किया। फिर P4 आई तो P4 की हायर प्रायोरिटी थी, तो मैंने P4 को स्टार्ट कर दिया। फिर P2 को मैंने स्टार्ट किया क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी है, एक सेकेंड, प्रोसेस P2 तो आपकी एग्जीक्यूट हो गई है। P2 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, एक सेकेंड, तो इस क्वेश्चन को जो है हम बोर्ड पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो प्रायोरिटी वाला अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो में जाके चेकआउट भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है और ये चारों ही जो आपके एल्गोरिथम हैं, चारों पाँचों, कि आपका जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है, उसके बाद जो है आपका शॉर्टेस्ट जो अब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, यानी कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वाला, उसके बाद आपका राउंड रोबिन हो गया आपका, उसके बाद जो है ये प्रायोरिटी वाला हो गया। अगर इनमें से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर भी क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने कहा कि आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में हमने 30+ क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप करे हैं। और इनमें आपको कोई भी डाउट है, बार बार कह रही हूँ, सिंगल डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि जितना अच्छे से पूछोगे तभी आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में कहीं कोई भी एग्जाम हो, आपका नेट का हो, गेट का हो, टीजीटी पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस के आंसर, उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे बच्चे देंगे, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। और फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।